हाँ तो बच्चों, हमने समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ, उसके भेद हम कर चुके हैं। अब जो समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, कौन सा? तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, इस तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है। ठीक है बेटा, तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे बेटा। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद में दूसरा पद, अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान था और उत्तर पद में जिसमें दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की जो प्रधानता होती है वह समास करते वक्त बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है इसका प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है, वह समास करते वक्त बीच में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इसमें परिभाषा में एक शब्द आया है लोप शब्द। बेटा लोप हो जाता है, लोप क्या हो जाता है बेटा? लोप का अर्थ होता है समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना बेटा। ठीक है, किसका बेटा? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह किसकी होती है? कारक, कारक की विभक्ति चिन्ह। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कारक, कारक के भेद, उनकी विभक्ति चिन्ह। तो इसमें विभक्ति चिन्ह किसकी होती है? कारक की विभक्ति चिन्ह होती है उनका, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक जो नया शब्द बनाते हैं उसमें कारक की विभक्ति चिन्ह समाप्त हो जाती है और वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बेटा, परिभाषा होगी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें आता है बेटा, जैसे हमने इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण जो लिखे गए हैं, जैसे हमारा पहला जो उदाहरण हमने लिखा है, मूर्ति को बनाने वाला, जो व्यक्ति मूर्ति को बनाता है, कारीगर होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, अब ये जो शब्द है मूर्तिकार, इसको हम समास कहें या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला एक नया शब्द है कि जो प्रक्रिया होती है उसे समस्त पद, उसके अनुसार समस्त पद कहें, तो इसको हम समास या समस्त पद दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि समास का दूसरा ही नाम समस्त पद होता है। हो गया बेटा? तो मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। अब ये तो हमें पता चल गया भाई मूर्तिकार कौन होगा? जो मूर्ति को बनाने वाला, तो चित्रकार कौन होता है? जो चित्र बनाने वाला होता है। लेकिन उसमें इस वाक्य में जो कारक के विभक्ति चिन्ह जो दी हुई है उसके अनुसार कह सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। तो इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी आ रही बेटा? को आई हुई है। तो को किसका है बेटा? कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ कोई भी कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक जो आपके होते हैं बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं कारक के 8 भेद होते हैं बेटा। ठीक है, उन 8 भेदों के सभी के कारक के नाम और उनकी विभक्ति चिन्ह आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो कारक की विभक्ति चिन्ह हो गया बेटा, तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। इसका दूसरा उदाहरण है खुद को मारने वाला। जो व्यक्ति खुद को मार लेता है, अपने ऊपर हमला कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आत्मघाती। ठीक है बेटा, अब ये जो हमारे पास आत्मघाती जो शब्द बना है, मूर्तिकार बना है, ये क्या कहलाएगा? समास कह दें या इसको हम समस्त पद कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हम किसके अनुसार पहचानेंगे वही कौन सा समास आ गया? ये तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी? को दी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वो क्या होता है बेटा? तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद में उन कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाती है, इसलिए वह तत्पुरुष समास होता है। अब यहां तक का होने के बाद आप सभी को यहां तक का समझ में आ गया होगा बेटा?
अब हम आते हैं, जो तत्पुरुष समास होता है इसके कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के बेटे 6 भेद होते हैं, और वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं हमने अभी आपको बताया था भाई। कारक कारक के 8 भेद होते हैं, उनमें से पहला और अंतिम दोनों भेद हटा देंगे हम। पहला कौन सा, कर्ता है, और अंतिम संबोधन, ये दोनों हटा देंगे तो कितने बच गए अब इसके हमारे पास, 6 बच गए बेटा। ठीक है, ये 6 जो कारक बचे हुए हैं या इनकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वह तत्पुरुष समास के 6 भेदों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब पहला हमने कर्ता हटा दिया गया तो कौन सा हो गया हमारे पास, जब 2 हटा देंगे प्रथम और अंतिम तो 6 बच जाएंगे। कौन सा, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक। ठीक है बेटा, ये 6 कारक बच गए। इन 6 कारकों को जो हम तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनका नाम याद करेंगे तो कारक के जो हमारे 6 हैं इनके पीछे हम क्या जोड़ देंगे बेटा, तत्पुरुष समास लिख देंगे सभी के पीछे। ठीक है बेटा, जब सभी के पीछे इन 6 कारकों के पीछे हम तत्पुरुष समास जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, तत्पुरुष समास के 6 भेद बन जाएंगे। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए हैं बेटा, कौन कौन से हैं, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अंतिम आता है अपने पास अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, तो ये आप याद कर लोगे, इनको अच्छे से लिख लेना है। अब अपने पास आता है इनकी कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सी होते हैं बेटा, कर्म को आ गया, कर्ण से के द्वारा आ गया है, संप्रदान के लिए आ गया है बेटा, अपादान से अलग होना होता है, संबंध का के की विभक्ति चिन्ह हो गया है, अधिकरण में पर हो गया है। ये अपने कारक कारक के विभक्ति चिन्ह याद कर लिया बेटा। अब जब ये याद हो जाते हैं कारक और कारक की विभक्ति चिन्ह और तत्पुरुष समास के उन्हीं के अनुरूप जो इसके 6 भेद होते हैं वो जब आपको याद हो जाते हैं तो क्या करेंगे बेटा, फिर हम शब्दों को लेंगे, समस्त पद को लेंगे और उसका विग्रह करेंगे। क्या करेंगे, उसका विग्रह, किसका, समास विग्रह बोलते हैं जिसको, तो विग्रह करेंगे बेटा। तो पहला हमने जैसे उदाहरण इसमें लिखा हुआ है बेटा, ग्रंथकार। अब इसमें ग्रंथकार का जो एक समस्त जो हमारे पद है तो समास है, इसका जो विग्रह करेंगे व्याकरणिक आधार पर है तो क्या बन जाएगा बेटा, ग्रंथ को लिखने वाला। क्या बन गया, ग्रंथ को लिखने वाला। अब हमने ये पता करना भी तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है, तो क्या करेंगे बेटा, जिस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है और जो किसी भी शब्द के समस्त पद के विग्रह करते समय उसमें जो प्रयोग किया जाएगा वह उसी का ही भाग माना जाएगा। किसका, तत्पुरुष समास का। अब को आ गया बेटा, यहां देखिए ग्रंथ को लिखने वाला, तो को किसकी विभक्ति चिन्ह है बेटा, कर्म की, तो कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष समास कहलाया जाएगा। इनको बेटा रटने की आवश्यकता नहीं, जिसमें भी ये कारक की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाती हैं, किसमें, समस्त पद में, जहां समस्त पद में ये कारक की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाती हैं और विग्रह करते समय जहां पर ये कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है वह उसी तत्पुरुष समास का भाग कहलाएगा। हो गया बेटा, तो अब इसमें को आ गया तो कौन सा कह देंगे, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा बेटा। ठीक है, समस्त पद में इन कारक की विभक्ति चिन्हों का बेटा लोप हो जाता है, जबकि विग्रह में इन कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जो जिस कारक की विभक्ति चिन्ह होगा वह उसी कारक के साथ तत्पुरुष समास नाम जोड़कर उसी का ही भाग माना जाएगा। ठीक है, दूसरा आता हमारे पास कर्ण तत्पुरुष समास से या के द्वारा। ठीक है बेटा, संप्रदान तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह तक के लिए बेटा, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रेखांकित, रेखा के लिए अंकित, है ना बेटा, या सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, ये जो सत्याग्रह का जब हम नाम आता है तो हमें याद आता है भाई अपने देश की आजादी के समय जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सत्याग्रह में अपनी इस बात को दूसरे से मनवाने के लिए आग्रह करना। कौन सी बात को, उचित बात को, सत्य बात को दूसरों से मनवाने के लिए आग्रह करना, निवेदन करना।
तो महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी के लिए इसी प्रकार से अंग्रेजों से अपने देश को वापस लेने के लिए, जो हमारे देश पर आकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी सत्यवाद के लिए उनके सामने आग्रह रखा था। ठीक है बेटा। और आज के समय में भी हम यदि कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग में यदि इस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है तो भी हम कर सकते हैं अपनी बात को, सही बात को मनवाने के लिए। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, के लिए आ गया तो कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया बेटा। ठीक है। यदि ये पूछा जाए तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है तो हम कह देंगे, अन्यथा ये तत्पुरुष समास भी कह देंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में कोई भी आ जाए इन 6 में से वो सभी होते हैं। लेकिन भाग का नाम आ जाता है, कौन सा भाग है तत्पुरुष का, तो इनके अनुसार जो विभक्ति चिन्ह है वही उसका भाग माना जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा भाग आता है अपादान तत्पुरुष समास, से अलग होना, किसी चीज से अलग हो जाना बेटा, है ना। पहले किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ उसका लगा और बाद में उससे अलग हो जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है, किसी एक वस्तु या एक वस्तु चीज से किसी का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा। अब उसके बाद में हमारा जो आता है 5वां भाग आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध, एक दूसरे के साथ दर्शाया जाता है अपने संबंध को, अपने रिश्ते को बेटा। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का, तो क्या होता है, का, के, की होता है। ये किसी भी यदि समस्त पद का विग्रह करते समय यदि का, के, की का यदि किसी भी विग्रह में प्रयोग हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे राज्यसभा, राजा की सभा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे जिनका विग्रह करते समय यदि का, के, की का जहां प्रयोग किया जाएगा वह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण कहा जाएगा। हो गया यहां तक का हमारा बेटा। अब जो इसमें जो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे, उन 6 भेदों में से जो हमारा अंतिम जो भेद बचा हुआ है बेटा वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति चिन्ह होती है बेटा में पर, में आ जाए या पर आ जाए, दोनों में से एक का प्रयोग एक बार में ही एक वाक्य में होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, हमने वही बताया था कि बेटा कारक कारक की विभक्ति चिन्ह याद करनी होंगी, सभी की कारक के 8 जो भेद होते हैं सभी का याद कर लें। लेकिन तत्पुरुष समास में पहला और अंतिम को छोड़कर बाकी जो 6 बच गए वो तत्पुरुष समास के भेद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर जो विभक्ति चिन्ह है उसके पास में जो हमारे पास एक समस्त पद है जल समाधि, तो ये क्या एक समस्त पद है, समास भी कह देंगे हम इसको। और जब इसका हम क्या करेंगे बेटा, समास का विग्रह करेंगे। ठीक है। या समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जल में समाधि। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा इसका, जल में समाधि। अब जल में जो समाधि, जब इस शब्द का हमने विग्रह किया है तो ये जो शब्द आया है इसमें हमें देखना है भाई इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह आ रही बेटा में। ठीक है। और में और पर किसका विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का है। तो कौन सा समास हो गया, या अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आज हमने अपने इस वीडियो में जो समास का जो अध्याय हिंदी व्याकरण का जो किया है बेटा, उसके अंदर समास, समास के भेद, समास की परिभाषा, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो 6 जो भेद हमने किए हैं वो अब सभी बच्चों को आज की क्लास में आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे बेटा। और ये समझ में आ गए हैं बेटा, इनको अपने ध्यान से समझना है और अच्छे से इनको तैयार कर अपने नोटबुक में इनको अच्छी प्रकार से लिखना है, जिससे कि आपको जब भी कभी इनके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप अच्छी प्रकार से इनको हल कर सकते हैं बेटा। तो आज की क्लास के लिए जो आज का काम दिया गया है उस कार्य को आपने अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से उस कार्य को करना है और उनको याद भी करना है और लिखना भी है बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया और उसको वैसे राइटिंग वर्क किया और बाकी बात छुट्टी, नहीं,
उसको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। चाहे वो आपका राइटिंग वर्क हो, चाहे लर्न वर्क हो, उसको पूर्ण रूप से करें, साफ सुंदर राइटिंग के अनुसार काम करें और उसको अच्छे से समझकर पूरा करें। तो आज की वीडियो में अपना इतना ही है बेटा, और जो इसके जो बाकी जो भेद बच गए बेटा वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो के लिए जो आपको काम दिया गया है उस पर ध्यान रखें। आज का जो हम व्याकरण का अध्याय किया है, जो अपने ध्यान पूर्वक समझा है, सुना है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।